So, hi, hope you all are doing well. Welcome to today's discussion of current affairs. And before moving forward, there is a quick information कि हमारे वेबसाइट पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स और आपके दूसरे जीएस टॉपिक्स को लेकर एमसीक्यूज अवेलेबल है, तो आप जाकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो बूस्टअप होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और एमसीक्यूज वाले सेक्शन में जाकर उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम फटाफट बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो आज के डिस्कशन का कंटेंट क्या है? पहला जो आर्टिकल है वो इंडिया के ऊपर है कि इंडिया जो है वो यूएनएससी में रशिया के लिए वोटिंग से एब्सटेन कर रहा है। सो एब्सटेनिंग क्या होता है? यानी कि इंडिया जो है वो ना तो फेवर में वोट कर रहा है ना ही अगेंस्ट में वोट कर रहा है। अगला जो आर्टिकल है वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के ऊपर है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो एफडीआई की जो पॉलिसी है उनको थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है एलआईसी के प्रपोज आईपीओ को लेकर, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के पार्ट को कंसर्न करता है कि जो फॉरेस्ट के एजेस पे ट्रीज होते हैं, जो आउटस्कर्ट्स पे जो ट्रीज होते हैं वो ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं उन ट्रीज के मुकाबले जो कि फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रिलेशन में एक हिस्टोरिकल डिग है, एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हिस्ट्री में क्या कुछ रहा है इनके रिलेशंस के संदर्भ में और इनके आपस के जो ट्रेड इक्विपमेंट्स है या फिर जो बाकी चीज़ें हैं, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, उन पे इनका क्या कुछ स्टैंड रहा है। आज के लिए कोई प्रीलिम्स फैक्ट नहीं है हमारे पास, तो बढ़ते हैं इन आर्टिकल्स की तरफ। तो हमारे डिस्कशन का जो पहला आर्टिकल है वो डील करता है इंडिया के एब्स्टैंडिंग पर, जो वो रशिया के अगेंस्ट वोट करने को लेकर है। तो ये जो आर्टिकल है आपका ये कई हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि यूएनएससी है, एब्स्टेनिंग है, रिजोल्यूशन कैसे प्रपोज किया जाता है, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि समझना आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो हाल में ही क्या हुआ, यूएस ने रशिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया यूएनएससी में, जिसमें कि कुछ भी कहने से इंडिया ने साफ मना कर दिया। यानी कि इंडिया ना तो फेवर में वोट कर रहा है ना ही अगेंस्ट में वोट कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूएनएससी क्या है। 1945 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई। यूएनएससी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। अब यूएनएससी का काम क्या है? यूएनएससी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, साथ में ही यूनाइटेड नेशंस में जो नए मेंबर्स का आना है या यूएन चार्टर को लेकर कोई भी चेंज होता है उसको कौन देखता है? उसको यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यूएनएससी जो है वो इकलौता यूएन बॉडी है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है बाइंडिंग रेजोल्यूशंस को इशू करने की मेंबर स्टेट्स के लिए। अब आइए हम इस इशू को समझ लेते हैं डिटेल में। तो हाल में ही क्या हुआ, यूएस और अल्बानिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया यूएनएससी में, जिसको कि को स्पॉन्सर किया लगभग 80 कंट्रीज ने, जो कि रशिया के इस एग्रेसिव बर्ताव से बहुत दुखी थे। ओके, अब इनका रेजोल्यूशन क्या था? उन्होंने रशिया के इस एग्रेशन को क्वेश्चन किया और ये कहा कि रशियन मिलिट्री को यूक्रेन से विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिया, चाइना और यूएई ने रशिया के फेवर या अगेंस्ट में वोट करने से एब्सटेन किया। हालांकि ये जो रिजोल्यूशन था ये रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको पास नहीं होने दिया, क्योंकि रशिया भी यूएनएससी का एक मेंबर है और उसके पास वीटो पावर है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन के पास होने पर सवाल उठा सकता है। अब यूएस क्या कर रहा है? यूएस यहाँ पे आग बबूला हो गया और यूएस ने ये प्रॉमिस किया कि वो इस इशू को यूएन जनरल असेंबली तक लेकर जाएगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले पर इंडिया का स्टैंड क्या है।
इंडिया वॉर को सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया ने ये कहा कि रिसेंटली जो इवेंट्स हो रहे हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान, इंडिया उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इंडिया ने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर, इंडियन कम्युनिटी के सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और वो दोनों कंट्रीज के साथ टच में रहना चाहता है। इंडिया ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि जो डिप्लोमेसी का पाथ है, एक डिप्लोमेटिक सेटलमेंट का जो इशू है, उसको दोनों ही कंट्रीज ने गिव अप कर दिया है। और इंडिया ने सभी स्टेट्स को नेगोशिएशन टेबल पर आकर बात करने के लिए कहा। इंडिया ने कहा कि भाई साहब, अगर एक कंट्री वॉर का रास्ता अपना रहा है और हम भी उस पर सख्ती दिखाएं, हम भी नेगोशिएट ना करके उस पर सैंक्शंस लगाएं और हम भी एग्रेसिव हो जाएं, तो व्हाट्स द डिफरेंस? तो यहाँ पे ऑफिशियल सजेस्ट करते हैं कि इंडिया हैज बीन टॉकिंग टू ऑल द पार्टीज टू रिटर्न टू द नेगोशिएशन टेबल। हालांकि इंडिया ने अब तक रशिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इंडिया इस वॉर को बहुत अच्छे से कंडेम करता है। इंडिया कहता है कि ये वॉर नहीं होना चाहिए था। और इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें उसने सोवर्जिनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट जैसी शब्दों का यूज किया है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि इंडिया जो है वो रशिया को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है और इंडिया जो है वो आने वाले भविष्य में, आगामी भविष्य में रशिया को लेकर थोड़ा टफ हो सकता है। अब इंडिया का जो ये मूव है, ये एब्सटेन करने का, डायरेक्टली कुछ नहीं बोलने का, उसको लेकर के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें काफी ज्यादा नाखुशी है। वो लोग काफी नाखुश हैं इंडिया के इस मूव से। अब यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन ये कह रहा है कि इंडिया का एक मेजर डायस्पोरा जो है वो यूक्रेन में है, तो अपने इंडियन नेशनल्स की सेफ्टी के खातिर ही इंडिया को इसके रशिया के अगेंस्ट में वोट करना चाहिए था और इस वॉर को स्टॉप कर देना चाहिए था। हालांकि जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस बात को लेकर भी दुखी हैं कि रशिया के अगेंस्ट में जो है वो बहुत जो हैंडफुल ऑफ मेंबर्स हैं उन्होंने वोट किया और बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वॉर को टॉलरेट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। ओके, साथ में जो यूएस है उसने यूएनएससी में वोट करने से पहले ये कहा कि एनी मेंबर टू वोट against the resolution of abstain from voting would face charges as they do not uphold the UN Charter and they align with the aggressive action of Russia। तो यूएस जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और यूएस का ये कहना है कि कोई भी कंट्री जो कि यूएन चार्टर का पार्ट नहीं है और रशिया के फेवर में वोट कर रहा है, वो उसको लेकर ये माना जाएगा कि वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, रशिया के इस वॉर, इस इन्वेजन के डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है और इस वजह से उन स्टेट्स को, उन कंट्रीज को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। ओके, अभी तक हमने समझा कि इशू क्या है। इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन किया, उसके बाद जो वेस्ट है उनका क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया ने ऐसा क्यों किया, इंडिया का क्या स्टैंड है, उस पर यूक्रेन का क्या रिस्पॉन्स है और साथ में ही इंडिया का जो ये मूव है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इतनी बातें हमने इस पूरे इशू के अंदर समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि इंडिया ने अपने लोगों के लिए क्या किया। इंडिया का यूक्रेन में एक मेजर डायस्पोरा है, जैसे कि हमने बात की, और इंडिया के बहुत लोग, बहुत सारे नेशनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो यूक्रेन में फंसी हुई थी। तो इंडिया ने उनको इवैक्यूएट किया वाया रोमानिया एंड हंगरी, और ये जो ऑपरेशन था इसको ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया। दिस माइंड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव of your mains and prelims both. So Operation Ganga was the operation which was conducted by India to evacuate its citizens from Ukraine, and this was done via Romania and Hungary. Now this evacuation which happened was very risky क्योंकि ये middle of the war, एक war के बीच में हो रहा था और जो इंडियन सिटीजन्स है वो, उनके साथ क्या हुआ कि वो यूक्रेन से हंगरी इंटर किया उन्होंने और जेहोनी के थ्रू वो बुडापेस्ट चेक पॉइंट्स पे आए और उन चेक पॉइंट्स से उनको जो एयर एशिया की फ्लाइट थी उन्होंने एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उन्होंने पिकअप किया और वापस वो अपने देश पहुंचा दिए गए।
ठीक है, सो दिस इज ऑपरेशन गंगा। नाउ ये जो इंडिया का एब्सटेनिंग का जो आइडिया है, इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या है? कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन, ये गिवन कि यूक्रेन में इंडियन नेशनल्स जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, और अगर हम इस बात को एक्नॉलेज करें कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया को अपना हर कदम यहाँ पर फूक फूक कर रखना चाहिए। इंडिया को इस वॉर का इमीडिएट सीजेशन, एक डायलॉग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि फर्दर कोई वायलेंस ना हो, और अगर कोई वॉर होता है तो इंडिया को उससे रिटेलिएट करना चाहिए। इंडिया को किसी भी वॉर की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए ताकि एक पीस प्रोसेस जो है वो एस्टैब्लिश हो सके। तो दिस वाज इट अबाउट दिस आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले आर्टिकल की तरफ। ओके, तो जो अगला आर्टिकल है हमारा वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर है। अगेन ये काफ़ी फैक्चुअल आर्टिकल है और ये आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आप पॉलिसीज़ का इफेक्ट, पॉलिटिक्स और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे उनका क्या इफेक्ट्स है उसको आप समझते हैं। तो ज़रा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का। तो जब कोल्ड वॉर का टाइम था 1962 में, तब यूएस ने क्या किया? यूएस ने इटली में जुपिटर मिसाइल्स छोड़ दी। ओके, ये इटली और टर्की दोनों के लिए किया गया था, और ये जो प्लेसेस हैं ये बॉर्डर करती हैं सोवियत यूनियन को। अब जुपिटर मिसाइल क्या है? जुपिटर मिसाइल इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 2400 किलोमीटर। Now it was aimed at a key Russian cities। ये जो मिसाइल थी ये इस तरीके से छोड़ी गई थी कि ये की रशियन सिटीज को एम कर रही थी। Now these missiles coincided with the Bay of Pigs fiasco when the US government attempted to overthrow the Fidel Castro-led communist government of Cuba। ओके, अब इसी टाइम में क्या हुआ? यूएस गवर्नमेंट ने ये डिस्कवर किया कि MRBMs जो हैं, ये जो मिसाइल्स हैं क्यूबन डिफेंस में, ये इनकी जो फैसिलिटीज हैं ये हाई एल्टीट्यूड फोटोग्राफी की तहत कैप्चर की जा सकती हैं। नाउ इस टाइम पे क्या हुआ था? द वर्ल्ड वाज ब्राउट क्लोज टू न्यूक्लियर एनिहिलेशन बिकॉज ऑफ दिस स्टैंड ऑफ। अब इसी टाइम में बैकग्राउंड में क्या हुआ कि इवॉन हेनरिच, इन्होंने इस बैकड्रॉप में एक एनुअल कॉन्फ्रेंस शुरू किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए, जो आगे चलकर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बन गया। अब जो ये इवॉन हेनरिक है ये कौन थे? ये एक एंटी नाजी थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली पार्ट लिया, और ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के फाउंडर हैं। अब जो ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड टू कंट्रीब्यूट टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स by sustaining a continuous curated and informal dialogue within the community of international security। ठीक है, तो ये जो है ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पास्ट 60 इयर्स से एमएससी ने तरह तरह के जो थ्रेट्स हैं, जो कि टेररिज्म, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इन जो थ्रेट्स हैं इस तरीके की, उनको एड्रेस किया है और रिजॉल्व किया है। साथ में ही जो एमएससी है वो वर्ल्ड लीडर्स को डिसीजन मेकिंग और इंटरनेशनल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री, मीडिया, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि ये पीस और स्टेबिलिटी पर यहाँ पे बात कर सके। ओके, साथ में ही इट पब्लिशेस द म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट, जो कि एक एनुअल डाइजेस्ट है रिलेवेंट फिगर्स, मैप्स और रिसर्च का, जो कि डील करता है क्रूशियल सिक्योरिटी चैलेंजेस को। ओके, अब बढ़ते हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो डील करता है इकोनॉमी के पार्ट को, और यहाँ पे हम प्लानिंग और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से जो रिलेटेड इश्यूज हैं इसको समझते हैं। तो इस आर्टिकल में क्या है? इस आर्टिकल में ये है कि हाल में ही कैबिनेट जो है उसने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, उसमें चेंजेस ला सकते हैं ताकि हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को LIC के IPO में पार्टिसिपेट करने का मौका दे सकें। अब इसके डिटेल्स को समझ लेते हैं। जो करंट FDI पॉलिसी है उसमें FDI सीलिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 20% है गवर्नमेंट अप्रूव रूट्स के लिए।
अब अगर चेंजेस ला दिए गए तो पोस्ट चेंजेस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अप टू 20% इन्वेस्ट कर पाएंगे LIC के शेयर में अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल रूल। और ये जो चेंजेस है ये क्यों किए जा रहे हैं? ये चेंजेस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम अपने कैपिटल रेजिंग प्लान को एक्सपेडिट कर सकें। ओके, so this was about government's simplification of FDI policy and the changes related to it ahead of LIC's public offer। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो कि डील करता है ट्रीज से, जो कि हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट को कंसर्न करता है। और ये आर्टिकल है इस बारे में कि जो ट्रीज आउटस्कर्ट्स पे हैं, जो एजेस पे हैं, वो ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं उन ट्रीज के कंपैरिजन में जो इनसाइड है। ओके, अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सो हाल में ही गवर्नमेंट ने अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को बैक किया है ताकि जो डेंस फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए उसको हम कॉम्पेंसेट कर सकें। लेकिन जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि इसका जो इफेक्ट है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट का जो लूज हो जाना, जो डिस्ट्रॉय हो जाना होता है, वो इकोसिस्टम के लिए बहुत नुकसान वाला है और इसको हम इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा प्लांट्स लगाकर। अब जो ये फॉरेस्ट हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि लगभग बिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो एक मेजर स्टोर हाउस की तरह एक्ट करते हैं कार्बन के। अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर और कैप्चर करने का। अब लगभग 30% कार्बन इमिशन जो है वो फॉसिल फ्यूल से इमिट होता है और वो किनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? वो ऑब्जर्व किया जाता है फॉरेस्ट के द्वारा, और इसीलिए ये जो फॉरेस्ट है इनको हम कार्बन सिंक भी कहते हैं। ओके, अब हम अपने मुद्दे को समझते हैं। हमने बैकग्राउंड समझ लिया, इसका जो फॉरेस्ट है उनका सिग्निफिकेंस समझ लिया। अब जो हम क्लेम कर रहे हैं कि जो ट्रीज आउटस्कर्ट्स में है उनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है उन ट्रीज के कंपैरिजन में जो इनसाइड है। क्यों? सबसे पहले तो ग्रोथ डिफरेंशियल। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट इन्वेस्ट्री एंड एनालिसिस प्रोग्राम के हिसाब से जो डेटाज मिले हैं वो ये कहते हैं कि ट्रीज जो एजेस पे हैं वो लगभग 2 गुना रेट से ग्रो करते हैं उन ट्रीज के कंपैरिजन में जो इंटीरियर में है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि trees at the edges don't have competition with the interior forest and hence they get more light. उनको light ज़्यादा मिलता है। दूसरा soil behavior. Researchers ने ये भी देखा है कि जो soil है जो forest में और जो forest के inside में जो soil है और जो outside में जो soil है उनका release कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग होता है। Temperature difference. Now edge पे जो है वो वार्मर टेम्परेचर मिलते हैं क्योंकि जो लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको इजीली डीकम्पोज करने के लिए हेल्प करते हैं और इससे जो प्लांट्स हैं जो एज पे हैं उनको ज़्यादा उनकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा उनको प्रोडक्टिविटी मिलती है और वो ज़्यादा फास्टली ग्रो कर पाते हैं। So this was it about this article. Now let's move to the next article that deals with a historical dig upon Russia-Ukraine conflict. Okay, Russia-Ukraine conflict जो है, this is a very serious conflict and it's in news every day. Every day we deal with some articles that talks about this conflict. तो हम एक बार इसके बैकग्राउंड को अपने लिए सम अप कर लेते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ? हाल में ही हमने ये देखा कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने अपने एड्रेस में ये कहा कि यूक्रेन के ईस्टर्न बाउंड्रीज पे जो दो पार्ट्स हैं, 2 रीजन्स हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, उसको इंडिपेंडेंट ब्रेकअवे रिपब्लिक्स कंसिडर किया जाए। अपने स्पीच में पुतिन ने सोवियत लीडर्स को ब्लेम किया, स्पेशली लेनिन को, डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल रशिया। पुतिन का जो एम्बिशन था वो बहुत पहले से ये था कि वो यूक्रेन को एक्सटेंडेड रशिया का पार्ट देखते थे और उन्होंने जो इनसे पिछले जो लीडर्स रहे हैं उनको ब्लेम किया कि उनकी वजह से जो हिस्टोरिकल रशिया है
उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो यूक्रेन जो है वो आज रसा का पार्ट होता। पुतिन ने ये कहा कि लेनिन का जो आइडिया था बिल्डिंग कंट्री ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनोमाइजेशन, ऑटोनोमाइजेशन क्या होता है? ऑटोनोमाइजेशन होता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ सिजेशन। इसने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर के फॉल को जन्म दिया। ओके, अब हम समझते हैं कि यूएसएसआर का कोलैप्स क्यों हुआ। तो फॉल ऑफ यूएसएसआर स्टार्टेड इन लेट 1980s। क्यों? तब क्या हुआ, जो ईस्टर्न ब्लॉक थे सोवियत रिपब्लिक में, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये मांग की कि जो सोवियत रिपब्लिक है उनसे उनको एग्जिट दिया जाए। अब सोवियत यूनियन ने क्या किया यहाँ पे? सोवियत यूनियन में 1979 में ट्रूप्स भेजे और 10 ईयर ऑफ फाइटिंग के बाद जो इस रिपब्लिक के जो पार्ट्स थे, जो ईस्टर्न ब्लॉक थे, जैसे कि अफगानिस्तान, इन्होंने जो है 10 इयर्स ऑफ फाइटिंग के बाद ये इनको बैकअप किया गया यूएस, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के द्वारा। अब 10 साल बाद 1989 में क्या हुआ? सोवियत हैड टू विथड्रॉ। नाउ लेटर, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सोवियत बैक्ड द कम्युनिस्ट regimes in Eastern Europe and it started collapsing. अब जो यूरोप में जो सोवियत बैक्ड कम्युनिस्ट regimes थे, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गए। और इस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन और यूएसएसआर, यूएस और यूएसएसआर में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, वो एक तरह से एंड पे आ गया। ओके, अब अप्रॉक्स 1989 सोवियत यूनियन वाज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया, इसको समझते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं कि उनके फॉरेन ट्रेड में जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा था, वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था। उनका जो ऑयल प्राइसेस था उसका लोअर हो जाना स्टेट रेवेन्यू के लिए बहुत नुकसानदेह था। साथ में ही जो डिसेंट्रलाइजेशन और ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड के लिए जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इससे जो नेशनलिस्ट थे सोवियत रिपब्लिक्स में उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली और ये जो रिफॉर्म्स थे ये इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने में असफल रही। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा पिछले 10 साल में, दैट इज 1979 टू 1989। इसमें क्या क्या हुआ? कोल्ड वॉर एक एंड पे आया क्योंकि जो सोवियत बैक्ड रिजाइम्स थी, कम्युनिस्ट रिजाइम्स, वो यूरोप में दे केम टू एन एंड और इस तरीके से कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया। जो ईस्टर्न ब्लॉक्स थे उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया और उनको अपनी अपनी आज़ादी चाहिए थी। यूएस और पाकिस्तान ने उनको बैक किया एंड सोवियत हैड टू विड्रॉ। तो इतनी चीजें हमने देख ली। हाल में क्या हो रहा है रसा यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, वो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं सोवियत डिसइंटीग्रेशन को। ओके, 1988 में जो एस्टोनिया है वो सोवियत एडमिनिस्ट्रेटिव से अलग हो गया और उसने अपनी सोवरेनिटी डिक्लेयर कर दी यूनियन के अंदर। ओके, अब जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं ईस्टर्न ब्लॉक में और जो इकोनॉमिक क्राइसिस रही कंट्री में, अभी अभी हमने देखा कि 1989 के बाद जो यूएसएसआर ने एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना किया, जहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो गई, उनकी इकोनॉमी जो है वो वीक पड़ गई, साथ में जो उनका फॉरेन ट्रेड है उसने एक मेजर थ्रोबैक सफर किया। अब ईस्टर्न ब्लॉक में एक तरफ तो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं वो वीक हो रहे थे, दूसरी तरफ जो कंट्री है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही थी। इससे क्या हुआ कि ये जो यूनियन था इस पर रशिया का जो कंट्रोल है वो वीक हो गया। 1988 में एस्टोनिया भी है, उसने अपनी सोवरेनिटी डिक्लेयर कर दी। 1990 में क्या हुआ, लिथुआनिया ने भी अपना इंडिपेंडेंस यूएसएसआर से डिक्लेयर कर लिया। अब जर्मन रीयूनिफिकेशन के बाद नाटो जो है उसने ईस्ट जर्मनी को एक्सपैंड कर दिया। अब जो ये क्राइसिस था इट स्प्रेड अक्रॉस सोवियत रिपब्लिक्स एंड रसा प्लान टू डिसेंट्रलाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू द 15 रिपब्लिक्स थ्रू द न्यू यूनियन ट्रीटी
which was also bid to renegotiate the original treaty that was established in USSR in 1922. अब रशिया क्या कर रहा है, 1922 का जो USSR का जो ट्रीटी था उसको वापस से रिकंसिडर कर रहा है. ओके. Now this was followed by an incident in 1991. 1991 में क्या हुआ कि एक कम्युनिस्ट लीडर्स का जो ग्रुप, जिसमें कि जो टॉप मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स भी थे, उन्होंने पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की. हालांकि they failed and this further weakened Russia's power. Now in December 1991, leaders of three Soviet republics of Russia, Ukraine and Belarus signed बेलावेजा अकॉर्ड्स, जिसमें कि ये अनाउंस किया गया कि यूएसएसआर सीज टू एग्जिस्ट. अब यूएसएसआर जो है वो नहीं है, अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट लेट्स से इंडिपेंडेंट एम्पायर्स है. तो अब यूएसएसआर नहीं है और इस तरीके से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया. अब ये बेलावेजा अकॉर्ड क्या है? बेलावेजा अकॉर्ड एक एग्रीमेंट है जो ये डिक्लेयर करता है कि यूएसएसआर जो है वो फाइनली अब नहीं है. ये जो एग्रीमेंट है ये बेलारूस में दिसंबर 1991 में साइन किया गया. बेलावेजा अकॉर्ड ये भी अनाउंस करता है कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS को स्टैब्लिश किया जाए जो कि यूएसएसआर को रिप्लेस करेगा. ये जो अकॉर्ड है ये इन तीनों स्टेट के लीडर्स के द्वारा साइन किए गए, जिन्होंने अर्लियर में इससे पहले 1922 ट्रीटी को साइन किया था जब यूएसएसआर बनाया गया था. नाउ अब यूएसएसआर को किसने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. और ये किस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है? ये हुआ है बेलावेजा अकॉर्ड के अकॉर्डिंग. ओके. अब हम ये समझते हैं कि रशिया के फॉर्मर सोवियत स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन है. अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने रशिया का डिसइंटीग्रेशन देखा कि रशिया कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, कैसे उसके जो ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज हैं उन्होंने अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, इकोनॉमी वीक हुई और ये जो 1922 की जो ट्रीटी है उसको रशिया ने रिकंसिडर करने का डिसाइड किया और जो 3 स्टेट के लीडर्स हैं इन्होंने आके एक नया अकॉर्ड बनाया विच वाज बेलावेजा अकॉर्ड. उससे पहले हमने 1979 से 1989 में रशिया में क्या क्या हुआ उसको समझा, कैसे उनकी इकोनॉमी वीक हुई, कैसे उन्होंने ट्रूप्स भेजे अपने ईस्टर्न ब्लॉक्स में, कैसे उनकी जो कम्युनिस्ट रिजाइम है यूरोप में वो वीक हुई, कैसे यूएस ने और पाकिस्तान ने रशिया को वहाँ पे कंडेम किया, हमने ये समझा. और उसके पहले हमने देखा रशिया यूक्रेन क्राइसिस का बैकग्राउंड. नाउ अब हम ये समझेंगे कि रशिया का फॉर्मर सोवियत स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन है. रशिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में. रशिया ने एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका कि नाम रखा गया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO इन सोवियत रिपब्लिक्स के साथ. ओके. यहाँ पे रशिया मेंटेन्स अ मिलिट्री प्रेजेंस इन ट्रांसनिस्ट्रिया, अ ब्रेकअवे रिपब्लिक फ्रॉम मोल्डोवा. रशिया के एम्बिशंस जो है वो शुरू से ही बहुत बड़े रहे, ये हमने समझ लिया. अब 2020 में रशिया ने क्या किया? रशिया ने अर्मेनिया और अज़रबैजान में एक ट्रूप्स का एक गुत्था डिस्पैच किया ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है दो कंट्रीज का नागोर्नो कराबाख उसको लेकर वो खत्म हो जाए. अब ये क्या चीज है? ओके. तो ये नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत स्पाइक हुआ है और ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में. ठीक है. अब ये नागोर्नो कराबाख रीजन जो है एक ये माउंटेन लैंडलॉक्ड रीजन है और ये एक फॉरेस्टेड रीजन है जो कि ज्योग्राफिकली अज़रबैजान के बाउंड्रीज पे है. नाउ ये जो रीजन है इसको लेकर के इन दोनों स्टेट्स के बीच में छिड़ी जंग. अब क्या हुआ? अब जो 15 कंट्रीज थे जो इंडिपेंडेंट हो गए थे यूएसएसआर के फॉल के बाद,
इनमें से 3 बाल्टिक कंट्रीज लैटविया, लिथुआनिया एंड इस्टोनिया, जो कि आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ, ये बन गए नाटो के मेंबर। ये कब हुआ? ये हुआ 2004 में। अब यूक्रेन और जॉर्जिया को भी नाटो का मेंबरशिप ऑफर किया गया 2008 में, लेकिन 2008 में रशिया ने क्या किया? रशिया ने जॉर्जिया पे ट्रूप्स भेज दिया ताकि उनके 2 ब्रेकअवे रिपब्लिक्स साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया को वो जॉर्जियन ट्रूप से बचा सके। ओके, अब 2014 में रशिया ने एक क्रीमियन रिपब्लिक को एनेक्स किया, जो कि ब्लैक सी पेनिनसुला के आसपास है यूक्रेन से। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ? अब रिसेंटली रशिया को इतने में भी शांति नहीं मिली, तो रशिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क, जो कि यूक्रेन के ईस्टर्न बाउंड्रीज पे है, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए ट्रूप्स भेज दिए। इससे क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन का टेंशन बढ़ता गया। अब 1991 में यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली, तो यूक्रेन ने बहुत शांति, प्यार, मोहब्बत का रास्ता अपनाया और ये कहा कि हम एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे। इनफैक्ट यूक्रेन जो है वो CSTO और यूक्रेन जो है वो CIS का एक फाउंडिंग मेंबर था, बट उसने CSTO ज्वाइन भी नहीं किया। तो यूक्रेन जो है नाटो से हमेशा अलग रहा, लेकिन जब उसको नाटो का मेंबरशिप यूक्रेन को ऑफर हुई, इससे क्या हुआ? रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ गया और उनके इक्वेशंस बिगड़ने लगे। अब 2014 में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, ये एक प्रो रशियन थे और उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट यूक्रेन में स्टैब्लिश कर दी गई, जो कि रशियन रिजाइम को सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब रशिया ने यहाँ पे बहुत प्यार से एक्ट किया और यूक्रेन को CIS से हटना पड़ा और यूक्रेन ने अपना ये डिजायर दिया कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है और नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। अब ये जो डेवलपमेंट्स हुए, इससे रशिया और यूक्रेन के बीच का जो क्राइसिस है, जो टेंशन है, वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ और उसके बाद जो नतीजा है वो तो हम देख ही रहे हैं। ओके, so now this resulted to Russia-Ukraine crisis and Russia invaded Ukraine and waged a war against Ukraine. अब इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? बहुत सारे इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रीजंस को ध्यान में रखते हुए, साथ में ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि USSR का डिसइंटीग्रेशन और जो उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, हमें ये समझना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच का टेंशन है जो वो तो जायज था, ये टेंशन होना था, बट ये एक फुल फ्लेजेड वॉर में डेवलप हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और ये वॉर होना रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस के लिए तो सही नहीं ही है, साथ में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसकी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दैट इज व्हाई all the countries, in fact the West, is trying for a peace settlement, which is a fine and valid way. So this was it about today. Thank you. Let's meet tomorrow for the discussion again.